हमारे जो जेनेटिक्स हैं उसमें डायबिटीज़ होने का रिस्क होता है। तो अगर एक पेरेंट को डायबिटीज़ है तो बच्चों को 40% का रिस्क हो सकता है सूनर और लेटर डायबिटीज़ होने का, और अगर दोनों पेरेंट्स को है तो ये रिस्क 50 to 70% हो सकता है। कोई बोलते हैं कि शुगर फ्री जलेबी है या शुगर फ्री गुलाब जामुन है, तो वो स्कैम है। फैटी लिवर आजकल देखा गया है इज़ ऑल्सो अ रिस्क फॉर कॉजिंग डायबिटीज़। तो देखिए, अगर हम बात करें कि ब्लड शुगर लेवल की, तो ब्लड शुगर लेवल हमारा फास्टिंग में 100 या उससे नीचे होना चाहिए। और जो खाने के बाद वाला है वो होना चाहिए 140 या उससे नीचे। थाली में 50% जो है वो रफेज, वेजिटेबल्स, ये चीज़ होनी चाहिए। 25% जो है कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट जैसे कि चपाती हो गई, और 25% 1/4 होना चाहिए प्रोटीन्स। तो डायबिटीज़ के सिम्टम्स आते हैं जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से यूरिन आउटपुट इंक्रीज होता है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन बढ़ जाती है। सबसे बड़ा मिथ जो मैंने अभी तक सुना है वो ये है कि गेहूं बंद कर दीजिए और मिलेट्स पे आप शिफ्ट हो जाइए अगर डायबिटीज़ कंट्रोल करना है। आज हम एक ऐसी मीठी बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे शरीर में हलचल तो मचाते ही हैं, लेकिन उसे कंट्रोल करना भी पूरी तरह हमारे हाथ में है। अगर आप समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझे तो बता दें, हम डायबिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। डायबिटीज़ आज के टाइम पर एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम बनते जा रही है। द लैंसेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में 10 करोड़ लोगों को इंडिया में डायबिटीज़ थी और 13 करोड़ लोग प्री डायबिटिक थे। ये आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। हालांकि जिस हिसाब से डायबिटीज़ के केसेस बढ़ रहे हैं, तो आज हमारे साथ एनबीटी स्वास्थ्य चर्चा में एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट मौजूद हैं, जिनके पास डायबिटीज़ से जुड़ी हर सवाल और हर उलझन का जवाब है। हमारे साथ इस सेशन में मौजूद है डॉक्टर अरविंद कुमार, डायबिटोलॉजिस्ट कंसल्टेंट, हेल्थ फर्स्ट मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक, द्वारका। वेलकम सर, हमारे शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, आपके लिए ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि सर को इंसुलिन के खेल में महारत हासिल है, और शुगर बैलेंस को जो है शुगर लेवल को बैलेंस करना इनकी सबसे फेवरेट ट्रिक है। एम आई राइट सर? ओके, सो हमारे सेशन में हम डायबिटीज़ से रिलेटेड बातें करेंगे। आजकल जिस हिसाब से कॉमन प्रॉब्लम बढ़ते जा रही है उसके बारे में। इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप इतने फिट हैं, आप प्लीज़ हमें अपना रूटीन बताइए हमारे ऑडियंस को कि आज के समय में आपने खुद को इतना फिट कैसे रखा हुआ है। देखिए, ये है कि अभी एक स्टडी भी आई है जिसमें कि डॉक्टर्स का लाइफस्टाइल डिजीज़ का प्रेवलेंस देखा गया। तो उसमें हम एज अ डॉक्टर काफ़ी बिजी रहते हैं, हमारी फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी कम होती है, स्ट्रेस लेवल काफ़ी हाई है। तो हमें उसमें से थोड़ा सा टाइम निकालना होता है। जैसे कि मेरा जो मेन रूटीन रहता है वो है 1 आवर का डेली वॉक। मैं स्प्लिट करके करता हूँ कि हाफ एन आवर मॉर्निंग हो जाए, हाफ एन आवर इवनिंग हो जाए। और जो पोर्शन कंट्रोल है कार्बोहाइड्रेट्स का, वो थोड़ा सा मैं कम रखता हूँ। और बैठे हुए भी मैं जब भी टाइम मिलता है तो क्लिनिक में मैं थोड़ा सा स्ट्रोल टहल लेता हूँ। तो ये थोड़े सी चीज़ें मैं करता हूँ अपने बिजी टाइम से। जो सर ने बताया कि इतना बिजी स्केड्यूल होने के बावजूद भी सर अपनी हेल्थ के लिए कितना टाइम निकालते हैं, तो हमें भी थोड़ा बहुत तो टाइम अपने हेल्थ को देना ही चाहिए, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। मूविंग ऑन सर, जैसे अभी हमने बात की कि आजकल डायबिटीज़ के केसेस इतने ज़्यादा बढ़ने लगे हैं, इवन इंडिया को तो वर्ल्ड का डायबिटिक कैपिटल बुलाया जाने लगा है, तो क्यों इतने केसेस बढ़े, स्पेशली यंगस्टर्स में ये केसेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं? देखिए, जो हम एज इंडियन अगर बात करें तो हमारे जो जेनेटिक्स हैं उसमें डायबिटीज़ होने का रिस्क होता है। तो एक तो जेनेटिक फैक्टर हो गया कि एज कम्पेयर्ड विद कि वेस्टर्न पॉपुलेशन के, और दूसरा है कि जो आजकल हमारा लाइफस्टाइल है उसमें काफ़ी स्ट्रेस है, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, और जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता भी है तो वो हम मोबाइल पे जो है वो स्पेंड करते हैं रेदर देन की फिजिकल एक्टिविटी पे। और जो बाहर से हम फूड ऑर्डर करते हैं कि रेडीमेड फूड हो गया, तो उसका कंजम्पशन भी काफ़ी हो गया है। तो ये कई चीज़ें कंबाइन होके डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ाती हैं, और इंडिया में पिछले 10 सालों में डायबिटीज़ का प्रेवलेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। जैसे ICMR की स्टडी है उसमें 10% अडल्ट पॉपुलेशन इंडिया की उनको डायबिटीज़ है। बहुत बड़ा नंबर है, काफ़ी बड़ा आंकड़ा है सीरियसली। ओके, मूविंग ऑन, डायबिटीज़ से रिलेटेड ही एक और सवाल होगा कि यूजुअली 2 तरह की डायबिटीज़ होती है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, टाइप 1 डायबिटीज़ एंड टाइप 2 डायबिटीज़। तो प्लीज़ इसके बारे में बताइए, और इसके कॉमन सिम्टम्स क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है, क्या प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं?
हाँ जी। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि डायबिटीज़ का मतलब क्या है। डायबिटीज़ का मतलब है कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना, और ग्लूकोज को जो कंट्रोल करता है वो एक हार्मोन होता है इंसुलिन, जो कि हमारा एक ऑर्गन है पैनक्रियाज, वो बनाता है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है कि जो पैनक्रियाज के जो सेल्स होते हैं जो इंसुलिन बनाते हैं वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो उन केसेस में इंसुलिन लेना बाहर से बहुत ज़रूरी होता है। और जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसमें मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। उसमें फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव हुई तो रिस्क बढ़ जाता है। इंसुलिन की इफ़ेक्टिवनेस कम हो जाती है बिकॉज ऑफ ओबेसिटी, मोटापे की वजह से, या फिर इंसुलिन का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। तो वो मल्टी फैक्टोरियल है। वो लाइफस्टाइल से भी मैनेज हो सकता है, उसमें कई बार मेडिसिन्स की भी रिक्वायरमेंट रहती है, और अगर मेडिसिन्स वर्क नहीं करती हैं या कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाए तो हम टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन भी स्टार्ट करते हैं। डायबिटीज़ को जो हम प्रिवेंशन कर सकते हैं वो है एक हेल्दी लाइफस्टाइल। हमने रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज़ के। अगर फैमिली हिस्ट्री है पॉजिटिव तो हमने शुरू से ही, मतलब बचपन से ही, एक रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी की तरफ हमने अपने बच्चों को, हमने अपने फैमिली मेम्बर्स को जो है वो मोटिवेट करना है। और जो डाइट है उसमें हेल्दी ऑप्शंस जैसे कि वेजिटेबल्स हो गई, फाइबर्स हो गई, उनका इंटेक बढ़ाना है, और जो रिफाइंड शुगर्स है, जो मीठी चीज़ें हैं, उनको अवॉइड करना है। अवॉइड करना है, ओके ग्रेट। वैसे भी लोग कहते हैं ज़्यादा मीठा मत खाओ, मीठा अवॉइड करो। ओके एक और चीज़ है कि डायबिटीज़ में जैसा आप बता रहे थे कि जो ब्लड शुगर लेवल है वो जो बढ़ जाता है या कम, जो भी चीज़ें हैं, तो डायबिटीज़ में ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्या रोल है उसका, और क्या एज ग्रुप के हिसाब से ये बढ़ता है? हाँ जी, तो देखिए, अगर हम बात करें कि ब्लड शुगर लेवल की, तो ब्लड शुगर लेवल हमारा फास्टिंग में 100 या उससे नीचे होना चाहिए। और जो खाने के बाद वाला है वो होना चाहिए 140 या उससे नीचे। अगर वैल्यूज़ इनसे ऊपर होती हैं तो वो प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़ की रेंज हो जाती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है HbA1c, जो कि 3 मंथ्स का एवरेज शुगर होता है, जो कि 1-2 दिन के फ्लक्चुएशन से चेंज नहीं होता है। तो वो लेवल्स लेस देन 5.7 एक नॉर्मल इंडिविजुअल में होना चाहिए। तो ये लेवल्स हैं जिसको हम कहते हैं कि ये नॉर्मल लेवल है HbA1c का 5.7 से नीचे, फास्टिंग का 100 से नीचे, और खाने के बाद वाला 140 से नीचे। और अगर हम एज ग्रुप की बात करें जिनको कि ऑलरेडी डायबिटीज़ है, तो ओवरऑल हम चाहते हैं कि HbA1c 7 से नीचे रहे, जो 3 मंथ्स का एवरेज शुगर है। लेकिन अगर कोई एल्डरली इंडिविजुअल हैं, बहुत ज़्यादा उनकी एज है और उनके कोई ऑर्गन्स पे कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आई है, तो उसमें हम लेवल थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं कि 7.5 HbA1c या 8 HbA1c, वो भी हमारे लिए एक्सेप्टेबल होता है। ओके आपने जो इस टेस्ट के बारे में बताया HbA1c, इसके बारे में भी हम और अच्छे से विस्तार से बात करेंगे आगे। ब्लड शुगर लेवल की जब आप बात कर रहे थे तो आपने डाइट के बारे में भी बात की, तो क्या डाइट का कितना रोल है डायबिटीज़ में भी, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में भी? और जैसे कि 3 टाइप के लोग हो गए, जिन्हें ऑलरेडी डायबिटीज़ है, जो प्री डायबिटिक हुए हैं, और जो बॉर्डर लाइन डायबिटीज़, और एक जो खुद को डायबिटीज़ से बचाना चाहते हैं। तो उन्हें अपनी डाइट में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ताकि जो ब्लड शुगर लेवल है वो बैलेंस्ड रहे? हाँ जी, तो देखिए, जिनको ऑलरेडी डायबिटीज़ है उनके लिए तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि उनको एक पोर्शन कंट्रोल करना है। जैसे हम कहते हैं कि सपोज एक थाली है, थाली में 50% जो है वो रफेज, वेजिटेबल्स, ये चीज़ होनी चाहिए। 25% जो है कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट जैसे कि चपाती हो गई, और 25% 1/4 होना चाहिए प्रोटीन्स। तो इस तरीके से वो अपना पोर्शन साइज कंट्रोल कर सकते हैं। और कार्बोहाइड्रेट में है कि जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का मतलब है कि जिसके अंदर की फाइबर्स हो, छिलका हो, जैसे कि ब्रेन जिसे हम कहते हैं, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। और डाइट में जो फैट का कंटेंट है वो एक लिमिटेड मात्रा में होना चाहिए। बहुत ज़्यादा फैट लेना भी हार्मफुल रहेगा डायबिटीज़ पेशेंट में। और जिनको डायबिटीज़ नहीं है, उनको अगर डायबिटीज़ कंट्रोल करना है तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहता है। उनको अपने वर्क स्टाइल के अकॉर्डिंगली अपने कैलोरीज का इंटेक जो है वो थोड़ा सा कम करना होता है। तो आप जैसे कि आपने बताया कि प्लेट के कितने हिस्से में क्या क्या होना चाहिए, बट यूजुअली लोग उल्टा ही करते हैं। लोग रोटी 3, 4, 5 ले लेते हैं, सब्जी बहुत कम क्वांटिटी में रहते हैं, चावल दाल की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, और जैसे सैलेड्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, ये बहुत कम रहते हैं। तो उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन आई थिंक बहुत ज़्यादा यूजफुल है कि हमें सब्जी की, फाइबर की क्वान्टिटी अपने प्लेट में ज़्यादा बढ़ानी चाहिए इंस्टेड ऑफ दीज थिंग्स। ओके, तो अब बात करते हैं डायबिटीज़ के सिम्टम्स की। तो प्लीज़ हमें बताइए कि क्या सिम्टम्स हैं कि जिससे पता चल सके कि हाँ डायबिटीज़ और कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो हमें बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करने चाहिए?
डायबिटीज़ के सिम्टम्स आते हैं जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से यूरिन आउटपुट इंक्रीज़ होता है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन बढ़ जाती है और रात को कई बार उठना पड़ता है यूरिन पास करने के लिए। और अगर यूरिन ज़्यादा पास हो रहा है, बॉडी में से वाटर की कमी हो रही है, तो फिर ड्राई माउथ रहता है, इनटेक पानी का बढ़ जाता है। और कई बार ये भी देखा गया है कि बहुत ज़्यादा हाई शुगर्स में अनइंटेंशनल, मतलब कि कोशिश नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी वेट लॉस हो रहा है, बिना किसी रीज़न के वेट लॉस होता है। और कुछ सिम्टम्स ऐसे भी होते हैं जो डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ आइज़ पे अफेक्ट कर सकता है, तो सिम्टम आ सकता है डबल विजन आ सकता है, ब्लरिंग ऑफ द विजन हो सकता है, या किडनीज़ पे अगर इफेक्ट आता है तो बहुत ही अर्ली साइन होता है जो हर पेशेंट को नोट करना चाहिए, वो है फ्रॉथिंग। फ्रॉथिंग मतलब कि बबल्स, झाग आना यूरिन में, वो इंडिकेट करता है कि किडनी पे डायबिटीज़ का इफेक्ट आ रहा है, उससे डायबिटीज़ हाई होने के सिम्टम्स हमें किडनी पे मिल सकते हैं। या फिर नर्व्स अफेक्ट होती हैं, तो जब नर्व्स अफेक्ट होती हैं तो सिम्टम्स आते हैं जैसे जलन होना पैरों में, या फिर सुनपन रहना, ऐसे लगना जैसे कि किसी गद्दे पे चल रहे हैं। तो अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं कि जो रिप्रेजेंट करते हैं कि आईज अफेक्ट होती हैं, किडनी अफेक्ट हो रही है या नर्व अफेक्ट हो रही है, उनको कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ओके आपने जैसे बताया यूरिन के बारे में कि फ्रीक्वेंट यूरिन पास करने की जो है वो प्रॉब्लम होने लगती है। कई बार लोगों को क्या होता है कि जब भी यूरिन पास करने जाते हैं तो ड्रॉप्स के फॉर्म में यूरिन होते हैं और वो बहुत देर तक होते रहते हैं, तो वो भी सिम्टम्स हैं डायबिटीज़ के? नहीं, वो सिम्टम्स यूरिन इन्फेक्शन का हो सकता है जिसमें ड्रॉप आ रहे हैं, या कोई किडनी स्टोन हो सकता है, या मेल्स में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो सकती है। ओके तो इसका डायबिटीज से कोई लेना नहीं? मतलब कि डायबिटीज अगर इन्फेक्शन को प्रीडिस्पोज करेगा तो ये सिम्टम्स आ सकते हैं। ओके ठीक है। जैसे आप बता रहे थे शुरू में फैमिली हिस्ट्री के बारे में, तो कई लोगों को क्या होता है कि घर में उनके किसी को ऑलरेडी डायबिटीज़ है, तो उन्हें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए और कितने चांसेस है कि अगर किसी के घर परिवार में ऑलरेडी वो डायबिटीज़ से कोई पीड़ित है तो वो आगे भी कैरी फॉरवर्ड होगा? हाँ जी, तो अगर एक पेरेंट को डायबिटीज़ है तो बच्चों को 40% का रिस्क हो सकता है सूनर और लेटर डायबिटीज़ होने का, और अगर दोनों पेरेंट्स को है तो ये रिस्क 50 to 70% हो सकता है। और अगर आपके जुड़वा भाई बहन को, यानी जैसे सिबलिंग कहते हैं, अगर उनको डायबिटीज़ है तो ये रिस्क 70 to 75% भी हो सकता है। तो इसीलिए है कि अगर आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज़ है तो आपको एज सून एज पॉसिबल अपना लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है वेट कंट्रोल। दूसरा है फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज करना, और तीसरा है डाइट में, जैसे हमने डिस्कस किया कि डाइट में जो रिफाइंड शुगर्स होती हैं, मीठी चीज़ें होती हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनमें फाइबर नहीं होता, उनको अवॉइड करना चाहिए। तो अगर ये लाइफस्टाइल चेंजेस करते हैं तो डायबिटीज़ का रिस्क कम भी हो सकता है, या फिर वो आप उसकी एज को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं कि वो आपको कई सालों बाद होगा, या हो सकता है कि वो आपको हो भी ना। ओके तो जैसे आपने कहा कि कभी हो भी ना, अगर किसी को डायबिटीज़ हो गई है तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि अब तुम्हें डायबिटीज़ हो गई, कभी ख़त्म नहीं होगी। सच में इसमें कोई सच्चाई है कि डायबिटीज़ कभी खत्म नहीं हो सकती, और क्या वी कैन रिवर्स डायबिटीज़? देखिए, टाइप 1 डायबिटीज़ की बात करें तो वो तो अनलाइकली है कि वो ख़त्म होगी, क्योंकि उसमें तो इंसुलिन बनाने वाले सेल्स ही नहीं है बॉडी में, तो वो तो रहेगी। अब टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है, तो जो ये वर्ड होता है कि डायबिटीज़ ख़त्म होना, तो ये कई बार एक सेंस ऑफ फॉल्स सिक्योरिटी दे देता है, तो हम इस टर्म को यूज़ नहीं करते। डायबिटीज़ ख़त्म नहीं हो सकती है, हाँ डायबिटीज़ बिल्कुल कंट्रोल हो सकती है। कंट्रोल का मतलब है कि शुगर नॉर्मल रहेगा, सिर्फ डाइट और फिजिकल एक्टिविटी से, और मेडिसिन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो उसे हम कह सकते हैं कि वो डायबिटीज़ रेमिशन है, कि डायबिटीज़ कंट्रोल है विदाउट मेडिसिन। अगर हम इसे टर्म यूज़ करें कि रिवर्सल, तो क्या होता है कि पेशेंट रिलैक्स हो जाते हैं, और अगर लाइफस्टाइल छोड़ देंगे तो वो दोबारा से आ जाएगा। हाँ जी, ओके ठीक है। तो हमारे पास ना बहुत सारे मिथ्स हैं लोगों के मन में, जैसे डायबिटीज़ का नाम सुनते हैं बहुत सारी चीज़ें आने लगती है। तो हमारा ये छोटा सा सेशन है जिसमें हम आपको कुछ चीज़ें बताएंगे, आपको बताना है कि ये मिथ है या फैक्ट है, और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। ओके सबसे पहले है कि सिर्फ चीनी खाने से डायबिटीज़ होती है। मिथ है कि केवल चीनी खाने से शुगर नहीं होगा। जो डायबिटीज़ होता है उसके मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं होने के। फैमिली हिस्ट्री हो गई, फिजिकल इनएक्टिविटी हो गई, मोटापा हो गया, ओबेसिटी हो गई, स्ट्रेस लेवल्स हो गए, एज फैक्टर भी हो गया, या फीमेल्स में एक कंडीशन होती है पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़, तो उसकी वजह से भी रिस्क बढ़ जाता है, पीसीओडी की वजह से भी। तो इट इज़ मल्टीफैक्टोरियल, तो सिर्फ चीनी खाने से डायबिटीज़ होना इज़ अ मिथ। दूसरा है कि जिन्हें डायबिटीज़ है वो कार्बोहाइड्रेट नहीं खा सकते। नहीं, ये भी मिथ है।
तो जिनको डायबिटीज़ है वो कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जिसमें फाइबर्स ज़्यादा हों, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट बॉडी के लिए ज़रूरी है। वो कार्बोहाइड्रेट के थ्रू हमें न्यूट्रिशन मिलता है, हमारी बॉडी को ग्लूकोज बाहर से चाहिए। डायबिटीज़ के पेशेंट चावल नहीं खा सकते? ये भी एक मिथ है, डायबिटीज़ के पेशेंट चावल खा सकते हैं, लेकिन चावल खाने का भी एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए कि उसमें से स्टार्च अगर निकाल देते हैं तो काफ़ी जो है उसमें से कार्बोहाइड्रेट निकल जाता है, ग्लूकोज निकल जाता है। दूसरा है कि उसको आप सैलेड के साथ खाइए, उसकी क्वांटिटी को कम करिए और उसके साथ और कोई कार्बोहाइड्रेट ना लें, जैसे कि चावल के साथ रोटी या चपाती ना लें। तो इसीलिए है कि आप चावल ले सकते हैं, राइस ले सकते हैं, इट्स अ मिथ कि आप नहीं ले सकते। ओके। बहुत सारे लोगों का ऐसे बहुत मतलब बताते हैं कि सिम्टम है उनमें डार्क स्किन, अगर डायबिटीज़ हो रही है तो स्किन डार्क हो जाती है, स्पेशली गर्दन के पीछे एक लाइन हो जाती है ब्लैक कलर की। तो क्या सच में जिन लोगों को डायबिटीज़ होने वाली है ये सिम्टम है? देखिए, जो ये डार्क लाइन का सिम्टम है जो कि गर्दन के पीछे भी हो सकता है या एल्बोज के पीछे भी हो सकता है, ये रिप्रेजेंट करता है इंसुलिन रेजिस्टेंस को। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब है कि हमारा इंसुलिन प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, तो उसका लेवल बढ़ जाता है, तो ये आगे जाके डायबिटीज़ का रिस्क है। तो अकेले जो ये ब्लैक लाइंस हैं ये रिप्रेजेंट नहीं करती कि 100% आपको डायबिटीज़ हो गई होगा। ये इंडिकेशन है कि आप अभी लाइफस्टाइल अपना चेंज कर लीजिए तो डायबिटीज़ आपको नहीं होगा आगे जाके। एक और है वजन से रिलेटेड, जैसे अभी आप वेट मैनेजमेंट की बात कर रहे थे कि जिनका वजन ज़्यादा है, ओवरवेट है, तो उन्हें ही सिर्फ टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा होता है। अगेन की टाइप 2 जो डायबिटीज़ है उसके मल्टीपल रीजंस होते हैं, तो उनमें से एक रीज़न ओबेसिटी या मोटापा भी है, लेकिन अगर किसी का वेट नॉर्मल है उनको भी डायबिटीज़ हो सकता है। तो उसमें फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उसमें स्ट्रेस लेवल्स, ईटिंग पैटर्न, फिजिकल इनएक्टिविटी, वो सारी चीज़ें रोल प्ले करती हैं। तो जिनको डायबिटीज़ है ज़रूरी नहीं है कि वो ओबीज ही हो, वो मतलब कि वेट ज़्यादा हो, उनको नॉर्मल वेट में भी डायबिटीज़ हो सकता है। कि टाइप 1 डायबिटीज़ वाले लोगों को ही सिर्फ इंसुलिन लेना चाहिए? देखिए, टाइप 1 डायबिटीज़ में तो इंसुलिन इज़ एसेंशियल, बहुत ज़रूरी है इंसुलिन लेना। टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन की रिक्वायरमेंट हो सकती है, जैसे कि कई बार मेडिसिन्स वर्क नहीं करती हैं, या फिर ये भी होता है कि किसी ऑर्गन पे इफेक्ट आ गया, जैसे किडनी पे इफेक्ट आ गया, उसमें मेडिसिन देना सेफ नहीं होता है। तो उन कंडीशंस में टाइप 2 डायबिटीज़ में फिर हम इंसुलिन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। एक और है, जैसे अभी फेस्टिवल सीजन आ रहा है तो बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा, अभी दिवाली आने वाली है, फिर शादियों का सीजन जो है वो स्टार्ट होगा, कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट है वो किसी तरह की मिठाई नहीं खा सकते। देखिए, जिनका डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है तो मेरी तो एडवाइस है कि वो कोई भी जो मिठाई है वो अवॉइड करें, जिनका अनकंट्रोल शुगर है। और जिनका कंट्रोल शुगर है और थोड़ा सा मन करता है तो 25 ग्राम से कम, और ऐसी मिठाई जिसके अंदर नट्स हों, सीड्स हों, ताकि जो ग्लूकोज जा रहा है बॉडी में वो तेजी से ना जाए, वो स्लो स्पीड से जाए ग्लूकोज, तो वो कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन डायबिटीज़ कंट्रोल होना चाहिए और आपको अपने डॉक्टर से जरूर बात करनी है और शुगर मॉनिटर करना है। ओके, तो आपने कहा कि जिसमें नट्स हो, तो प्लीज कुछ मिठाइयों के नाम भी ले लीजिए, लोग खुश हो जाएंगे कि हाँ ये खा सकते हैं, हालांकि डॉक्टर से कंसल्ट करके लेना है और शुगर अपने चेक करने हैं। तो जैसे कि नट्स होते हैं जिसमें कि बादाम डला हुआ है, तो बादाम के अंदर थोड़ा सा फैट होता है, प्रोटीन होता है, तो उसके साथ अगर हम कोई चीनी लेते हैं तो उसका चीनी का स्लो रिलीज होता है ब्लड के अंदर। या जो सीड्स होती हैं, पंपकिन सीड्स वाली आजकल कुछ मिठाइयाँ आ रही हैं, वो अगर डाल दें तो वो प्रोटीन्स हैं, फाइबर है उनके अंदर, तो ग्लूकोज का रिलीज बॉडी में स्लो हो जाता है। तो लोगों को ज्यादा यहाँ खुश होने की जरूरत नहीं है कि हम खा सकते हैं, आप प्लीज अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके खाइए और जैसे डॉक्टर ने बताया उसी हिसाब से खाइए। ओके, मूविंग ऑन। स्ट्रेस के लिए लोग कहते हैं कि ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से भी डायबिटीज का खतरा होता है। जी हाँ, ज़्यादा स्ट्रेस लेने से भी डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। आजकल हम देख रहे हैं कि यंग इंडिविजुअल्स में जिनकी एज 25 ईयर्स है, 30 ईयर्स है, उनको ऑफिस में डेडलाइंस मिलती हैं, स्ट्रेस होता है। तो स्ट्रेस से क्या होता है कि हमारे कुछ हार्मोन्स इंक्रीज़ होते हैं, स्टेरॉयड हार्मोन इंक्रीज़ होते हैं जो इंसुलिन एक्शन को कम कर देते हैं। इंसुलिन का एक्शन कम होगा तो डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। ओके, ठीक है। लास्ट है डॉक्टर की, जैसे डायबिटीज़ का नाम सुनते हैं लोग तो कहते हैं फ्रूट जूस बंद कर दो, मतलब कोई भी चीनी का फॉर्म तो बंद नहीं कर दो, फ्रूट जूस को भी लेकर लोग बोलते हैं कि उसमें फ्रुक्टोज की मात्रा होती है शायद। तो मिथ है या फैक्ट है कि डायबिटीज़ के पेशेंट को फ्रूट जूस नहीं लेना चाहिए? देखिए, फ्रूट जूस अवॉइड करना चाहिए। उसके कई रीजंस हैं। पहला रीज़न है कि जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि मौसमी का जूस, तो अगर हम एक ग्लास मौसमी का जूस बना रहे हैं तो उसमें 3-4 मौसमी यूज़ होंगे,
हाँ। तो एक साथ इतना ही ज़्यादा क्वांटिटी जो है कार्बोहाइड्रेट की वो बॉडी में जा रही है, और दूसरा है कि वो जूस है उसमें कोई फाइबर नहीं है और उसमें आपको फ्रक्टोज की क्वांटिटी काफ़ी मिलेगी। तो फ्रक्टोज के अगर हम एक्सेस क्वांटिटी में लेते हैं फ्रक्टोज को तो कई साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि फ्रक्टोज बॉडी में जाके ट्राइग्लिसराइड्स जो कि एक तरह का बैड कोलेस्ट्रॉल है उसमें कन्वर्ट हो जाता है, और दूसरा है कि एक्सेस फ्रक्टोज जो हमारे गट के हेल्दी बैक्टीरिया हैं उनके अगेंस्ट काम करता है, तो गैस, ब्लोटिंग, वो चीज़ें भी फ्रक्टोज की वजह से हो सकती है। तो आपने जैसे कहा कि फ्रूट जूस में कोई फाइबर नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें पल्प निकाल करके मत देना, पल्प के साथ ही दे देना, तो हाँ जी। वो भी प्रॉब्लम है? देखिए मेरी एडवाइस है कि अगर आप फ्रूट ले रहे हैं तो आपको उसको एज अ होल लीजिए, उसका जूस ना निकालें, क्योंकि जूस में वही है कि एक तो क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी फ्रूट की, तो इसीलिए है कि एक टाइम पे एक ही फ्रूट लीजिए, विद पल्प लीजिए, विद फाइबर्स लीजिए आप। तो ये नॉर्मल लोगों के लिए भी आई थिंक, ये हाँ, नॉर्मल लोग information जिनको सही होगी। डायबिटीज़ नहीं है उनके लिए भी ये जो है अप्लाई होता है। ओके, तो आजकल लोग जैसे ब्रेकफास्ट में कहते हैं कि फ्रूट जूस ले लेते हैं, तो उससे बेटर है कि हम एक होल फ्रूट खाएं, हाँ उससे जी। ज़्यादा हमें बेनिफिट्स हाँ मिलेंगे। जी, हाँ ओके, जी। ग्रेट। हमारा एक और सेशन है, बेसिकली आजकल मार्केट में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो शुगर फ्री के नाम से बेची जाती है, या फिर इसमें चीनी नहीं है, चीनी की मात्रा नहीं है, या हेल्दी है, फ्रेश है, इसमें न्यूट्रिशन बहुत है। तो उसी से रिलेटेड मैं कुछ चीज़ें बताऊंगी, आपको बताना है सबसे पहले तो कि उसमें चीनी की मात्रा कितनी हो सकती है और खाना चाहिए या नहीं, और इसके पीछे कोई स्कैम तो नहीं है। पहला है चॉकलेट एंड डार्क चॉकलेट। लोग जैसे कहते हैं कि चॉकलेट नहीं खाओ बट डार्क चॉकलेट खा सकते हैं, बट उसमें कितना परसेंटेज होना चाहिए डार्क चॉकलेट का? हाँ जी, तो डार्क चॉकलेट जो है वो एटलीस्ट 70% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। Okay. जो है उसमें जो कंटेंट होता है इट शुड बी मोर देन 70%, और उसकी क्वांटिटी भी लिमिटेड होनी चाहिए, 20 to 25 ग्राम्स ही होनी चाहिए क्वांटिटी, और उसको आप अपने मेजर मील के साथ मत लीजिए, उससे थोड़ा सा सेपरेट करके लीजिए, जैसे 2 आवर्स के गैप के बाद लीजिए उसको। लेकिन अगेन आप अपने डाइटिशियन से या अपने डॉक्टर से पूछ के ही उसको कंज्यूम कर सकते हैं, और डिपेंडिंग ऑन योर शुगर लेवल्स। ओके, ठीक है। दूसरा है, आजकल लोग मिठाइयाँ, जैसे हमने कहा त्योहारों का सीज़न है, तो जलेबी, लड्डू, गुलाब जामुन, ये सब चीज़ें जो है उसमें बोलते हैं कि ऑलरेडी, मतलब वैसे तो मिठाई है, शुगर की मात्रा ज़्यादा ही होती है, तो इसके बारे में बताइए। देखिए ये जो जलेबी हो गई, गुलाब जामुन हो गया, ये बिल्कुल जैसे कहते हैं चाशनी के अंदर बिल्कुल लिप्त होते हैं, तो इसमें जो चीनी की क्वांटिटी है वो काफ़ी डेंस होती है, तो अगर हम स्मॉल क्वांटिटी में भी खाएंगे तो बहुत ज़्यादा चीनी हमारे बॉडी में, ब्लड में जाएगी, तो इनको तो आप बिल्कुल अवॉइड करिए। अगर कोई बोलते हैं कि शुगर फ्री जलेबी है या शुगर फ्री गुलाब जामुन है, तो वो स्कैम है। स्कैम है। ओके, ठीक है। फिर है जैसे आजकल लोग कहते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स अवॉइड करो, तो उसमें एक नई चीज़ आ गई है, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स। उसमें दूध निकाल दिया, लो फैट चीज़ निकाल दिया, योगर्ट निकाल दिया, तो लो फैट डेयरी प्रोडक्ट स्कैम है या खा नहीं सकते? देखिए आजकल ये काफ़ी आ रहा है कि डेयरी प्रोडक्ट्स आप बंद कर दीजिए, बॉडी में इन्फ्लेमेशन करते हैं। ऐसा नहीं है। अगर आपको डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जी है, जिसे हम कहते हैं मिल्क इंटॉलरेंस या लैक्टोज इंटॉलरेंस, तो आपको अवॉइड करने चाहिए। अगर वो कंडीशन नहीं है तो लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, कई जो सोसाइटीज़ हैं, हाइपरटेंशन सोसाइटी या डायबिटीज़ सोसाइटीज़, वो इसको रिकमेंड करती हैं। ये लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स लेने से ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होता है, और अगर इसमें फैट कम है तो जो कैल्शियम जाना चाहिए बॉडी में, मैग्नीशियम जाना चाहिए, वो इन फूड्स के थ्रू हमें मिल जाता है। ओके, ग्रेट। शुगर फ्री जैसे हम बात कर रहे थे, तो शुगर फ्री में भी मोस्टली आजकल लोग केक्स, बिस्किट्स, चॉकलेट्स भी निकाल देते हैं, तो ये शुगर फ्री का कॉन्सेप्ट स्कैम है या? देखिए जो ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, इसमें है कि अगर हम इसको डाल दें मिठाई के अंदर, तो उसमें मिठाई में हम जो है फैट एक्स्ट्रा डाल देते हैं, प्रिजर्वेटिव कुछ एक्स्ट्रा डाल देते हैं, और एक सेंस ऑफ फॉल्स सिक्योरिटी होती है कि हम किसी भी क्वांटिटी में इन शुगर फ्री को खा सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि फैट का कंटेंट ज़्यादा चला जाता है हमारी बॉडी में। और कुछ शुगर फ्री तो ऐसे हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, और जो बच्चों को बिल्कुल नहीं देना चाहिए, तो वो आपको अपने डॉक्टर से पूछना है कि वो बच्चों के लिए सेफ नहीं होता है। और कुछ शुगर फ्री ऐसे होते हैं जो कि पेट में इन्फ्लेमेशन कर सकते हैं। तो ओवरऑल शुगर आप कंटेंट देखिए कि उसके अंदर कंटेंट्स क्या है, कौन सा जो है आर्टिफिशियल स्वीटनर उन्होंने यूज़ किया है, देन डिस्कस विद योर डॉक्टर
तभी आपने उसको कंज्यूम करना है। लेकिन अगर ओवरऑल आप अपने लेवल पे देखना चाहते हैं तो उसका कंपोजिशन देख लीजिए। उसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं देखने के लिए। एक तो होता है ट्रांस फैट जीरो होना चाहिए उसके अंदर, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वो बहुत हार्मफुल फैट होता है। और जो सैचुरेटेड फैट है उसकी मात्रा काफ़ी कम होनी चाहिए। फ्रूट डाइट को भी लेकर लोग बड़ा बोलते हैं कि अब जैसे हमने कहा कि फ्रूट जूस अवॉइड कर दो, तो हम फ्रूट डाइट कंज्यूम कर सकते हैं, तो कौन से फ्रूट्स खा सकते हैं और कौन से नहीं खा सकते हैं, और इसके पीछे कोई स्कैम तो नहीं है? देखिए, इसमें दो चीज़ें होती हैं कि एक है कि टोटली फ्रूट डाइट पे आना डायबिटीज़ कंट्रोल के लिए, तो वो तो स्कैम है। क्योंकि बाकी और न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी कि अकेले फ्रूट खाने से डायबिटीज़ कभी कंट्रोल नहीं होता है। दूसरा है कि डायबिटीज़ में फ्रूट लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, लेने चाहिए। फ्रूट्स के बेनिफिट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। विटामिन सी होता है फ्रूट्स में, फाइबर्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, तो वो हमें कंज्यूम करना चाहिए। लेकिन उसको एक पर्टिकुलर तरीके से आपको लेना चाहिए। जैसे हमने डिस्कस किया कि जूस नहीं लेना चाहिए, फ्रूट एज अ होल लेना चाहिए। और कोशिश करिए कि जो फ्रूट है उसको या तो 2 घंटे पहले मेन मील के या 2 घंटे बाद लीजिए, उसको मील्स के साथ अवॉइड करिए आप। और एक टाइम पे 50 to 60 ग्राम्स ले सकते हैं और दिन में आप 3 बार भी फ्रूट कंज्यूम कर सकते हैं। और जो बिल्कुल मीठे फ्रूट्स हैं या जिन फ्रूट्स को लेने से आपको पेट में गैस या ब्लोटिंग होती है, उनको अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि लीची हो गई, अंगूर हो गए, चीकू हो गया, तो वो थोड़ा सा आप अवॉइड करिए। बाकी मात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है और टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इन फ्रूट की, और फ्रूट एज अ होल खाना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो आप डायबिटीज़ में फ्रूट ले सकते हैं। ठीक है, ओके। एक और है, डॉक्टर बोलते लोग कि जिन्हें डायबिटीज़ हो गई है तो उन्हें व्हीट खाना बंद कर देना चाहिए, स्टार्ट ईटिंग मिलेट्स। हाँ जी। तो स्कैम है मिलेट्स वाला या व्हीट वाला या नहीं है? देखिए, ये मैं कहूँगा कि ये सबसे बड़ा मिथ जो मैंने अभी तक सुना है वो ये है कि गेहूं बंद कर दीजिए और मिलेट्स पे आप शिफ्ट हो जाइए अगर डायबिटीज़ कंट्रोल करना है। तो इसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है। आप गेहूं खा सकते हैं, गेहूं तभी बंद करना है जब आपको गेहूं से एलर्जी हो, जिसे हम कहते हैं ग्लूटेन एलर्जी, तो अब उसे बंद करना चाहिए। अदरवाइज आप गेहूं ले सकते हैं। हाँ, गेहूं का जब आप आटा लेते हैं तो आटे में फाइबर होना चाहिए। गेहूं नुकसान तब करता है जब उसमें फाइबर नहीं है, तब शुगर्स काफ़ी स्पाइक कर जाता है। और मिलेट्स का अपना बेनिफिट है, तो आप उसे एज अ कॉम्प्लीमेंट मान के चलिए कि आप गेहूं के साथ मिलेट्स भी ले सकते हैं, क्योंकि मिलेट्स से आपको कुछ और तरीके के मिनरल्स और विटामिन्स मिलेंगे, गेहूं से आपको कुछ और न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स मिलेंगे। तो गेहूं को छोड़ना डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए इज़ अ मिथ। तो आप गेहूं कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन विद फाइबर, जो उसका छिलका होता है उसके साथ आप कंज्यूम करिए उसको। ओके, आपने जैसे यहाँ पे आटे की हम बात कर रहे थे, तो आजकल एक आटा आया है जिसमें जैसे 90% इज व्हीट एंड 10% में वो लोग मिलेट्स डाल देते हैं। हाँ जी, तो वो कंज्यूम किया जा सकता है? हाँ, वो कंज्यूम किया जा सकता है, लेकिन उसमें ये देख लीजिए कि उसके अंदर भी फाइबर्स हो, छिलका हो। अगर वो भी मतलब कि बिना फाइबर या बिना छिलके के है, उससे भी शुगर कंट्रोल नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। मूविंग ऑन, सिल्वर फॉइल कोटिंग फूड्स आजकल जैसे मिठाइयों के ऊपर भी डाल देते हैं, या इवन हम लोग खाना बाहर से लाते हैं तो पैकिंग भी उनकी सिल्वर फॉइल में ही रहती है। और साथ ही जो लोग ऑफिस आते हैं तो रोटियां पैक करने के लिए सिल्वर फॉइल में लपेट के दे दिया, तो डायबिटीज़ के पेशेंट्स को खाना चाहिए क्या? देखिए, जो सिल्वर फॉइल होती है, अगर वो किसी रिलायबल सोर्स से आई है तो ठीक है, और उसका वैसे कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती है, दैट इज जस्ट फॉर डेकोरेशन। जो मिठाइयों के ऊपर हम सिल्वर फॉइल लगा देते हैं, लेकिन आजकल क्या है कि उसमें भी मिलावट होती है। उसकी जगह जो है एल्युमिनियम की फॉइल यूज़ कर लेते हैं या लेड कर लेते हैं, जो कि किडनी के लिए ठीक नहीं है। तो द सोर्स शुड बी रिलायबल, अदरवाइज उनका कोई न्यूट्रिशनल बेनिफिट या डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए कोई उनका रोल नहीं। सो मार्केट में एक और नया टर्म आया है, डाइट कोल्ड ड्रिंक्स है और एनर्जी ड्रिंक्स है। जैसे पी करके आप एकदम एनर्जाइज हो जाएंगे, या ये डाइट कोल्ड ड्रिंक है तो इसमें शुगर नहीं है, तो आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं। तो स्कैम है या नहीं है? देखिए, जो डाइट कोल्ड ड्रिंक्स हैं उसके अंदर जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं वो यूज़ होते हैं। तो वो बच्चों के लिए हार्मफुल रहते हैं, बच्चों में नहीं यूज़ करने चाहिए। और जैसे हमने डिस्कस किया कि कुछ ऐसे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं जैसे सुक्रोलोज वगैरह, वो इंटेस्टीन में इन्फ्लेमेशन कर सकते हैं, इंटेस्टीन की डिजीजेस कर सकते हैं। तो उनका ओवर यूज़ करना भी ठीक नहीं है। एनर्जी ड्रिंक्स में कैफीन की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, जिससे पल्स बढ़ सकता है, बीपी बढ़ सकता है, हार्ट बीट पे इफेक्ट होता है और एसिडिटी गैस भी बनते हैं। तो इसीलिए है कि अगर वो भी आप एक्सेस क्वांटिटी में यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इनकी आदत बन जाती है कई बार कि वो हमने लिया
या एनर्जी लेवल्स आ गए तो वो हैबिट फॉर्मिंग हो जाता है। तो ओवर एक्सेस ऑफ दीज प्रोडक्ट शुड बी अवॉइडेड। अभी जैसे फेस्टिवल के सीजन में भी लोग एक दूसरे के घर जाते हैं तो कोल्ड ड्रिंक ही डाल करके सर्व कर देते हाँ हैं कि जी। हाँ ठीक है ठंडा कुछ ले लीजिए। हाँ जी। तो वी शुड अवॉइड दिस, वो चीज़ अवॉइड होनी चाहिए। हाँ ओके जी। ठीक है। एक और है कि आजकल एक और मार्केट में नया टर्म आया है एनर्जी बार्स, प्रोटीन बार, जिसे खा करके आप तुरंत आपको इंस्टेंट एनर्जी मिल जाएगी, आप पूरे दिन फिल रहेंगे। तो ये भी, इसमें भी आई नो कि चीनी की मात्रा तो रहती ही है, हाँ तो जी। स्कैम है या? हाँ जी, देखिए जो एनर्जी बार्स होती हैं, प्रोटीन बार्स होती हैं, तो उसमें जो यूज़ करते हैं वो ऑफ कोर्स प्रोटीन्स तो यूज़ करते हैं, उसको बाइंड करने के लिए वो फैट का भी यूज़ करते हैं उसमें। और फैट क्या है कि वो स्लो रिलीज एनर्जी देता है, थ्रू आउट द डे एनर्जी देता है। तो इसीलिए है कि अगर आपको कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है, जैसे कि आपका कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है या फिर ब्लड प्रेशर हाई है, तो उसमें देखिए कि सॉल्ट की क्वांटिटी कितनी है, उसमें ट्रांस फैट तो नहीं है, उसमें सैचुरेटेड फैट तो नहीं है। तो अगर वो कंपोजिशन है तो आप उसको अवॉइड करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट देखिए कि उसमें पर सर्विंग कितनी कैलोरीज जा रही हैं। Okay. तो अगर वो कैलोरीज ज़्यादा हैं आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार तो उन्हें आपने अवॉइड करना है। ठीक है। तो एक लास्ट है कि जैसे आजकल फ्रोजन फूड्स काफ़ी ज़्यादा आने लगे, लोग राजमा चावल, छोले भटूरे हाफ मतलब आधा पका करके दे देते हैं और फिर उसे फ्रीज कर देते हैं एंड देन आप लाओ उसे कुक करके खा लो। तो फ्रोजन फूड्स जो होते हैं वो स्कैम है या? देखिए जितने भी ये प्रोसेस्ड फूड हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जितनी भी ये चीज़ें हैं, जैसे कि आपने बताया कि सब्जी हो गई, जैसे मटर हो गए, हाँ। तो वो फ्रोजन फॉर्म में दे देते हैं और उनको फिर बाद में कंज्यूम किया जाता है। आजकल तो बहुत सारे ऐप्स पे सब्जियां कटी कटाई भी मिल रही है, कटी मिल रही हैं, उनको आप बॉईल करिए या माइक्रोवेव करिए और इंस्टेंट वो मिल जाती हैं। और इसमें एक और एग्जांपल है इंस्टेंट नूडल्स का। हाँ। तो इन सब चीज़ों से ये देखा गया है, खासकर इंस्टेंट नूडल्स से और जो ये प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं, एक टर्म होती है फैटी लीवर। कि लीवर के अंदर फैट जमा हो जाना, और फैटी लीवर आजकल देखा गया है इज ऑल्सो अ रिस्क फॉर कॉजिंग डायबिटीज। ओके। हाँ जी, तो इसीलिए है कि इन फूड आइटम्स को आपने अवॉइड करना है, क्योंकि जो भी चीज़ नेचुरल फॉर्म में ली जाए वो बेस्ट होती है, रेदर देन कि वो कई दिनों बाद हम यूज़ करें या उसमें प्रोसेसिंग के थ्रू कुछ हम उसको मॉडिफाई करें, तो वो अवॉइड करनी चाहिए। मतलब जैसे आपने कहा फ्रोजन फूड्स का, तो उसकी तो मतलब शेल्फ लाइफ भी बहुत ज्यादा वो लोग डाल देते हैं कि आप इसे 1 साल तक खा सकते हैं अगर आपने पैकेट नहीं खोला हुआ है तो। बिल्कुल। तो वो भी बहुत ज्यादा आई थिंक हार्मफुल होता है। हाँ, वो हार्मफुल है, उसको अवॉइड ही करना चाहिए। जो भी फूड है, जो भी हम कंज्यूम करते हैं, उसको फ्रेश लाना है, फ्रेश पकाना है और फ्रेश ही कंज्यूम करना है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। आई थिंक हमारी ऑडियंस को इस इंटरव्यू से बहुत सारी यूजफुल चीज़ें समझ में आई होंगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इस इंटरव्यू में हमने जाना डायबिटीज़ के बारे में, उसके सिम्टम्स के बारे में, कैसे इसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो बेसिकली हम जितना वेट मैनेजमेंट पर ध्यान देंगे, फिजिकली एक्टिव होने पर ध्यान देंगे, अपनी डाइट को कंट्रोल करेंगे, उतना ही हम इस बीमारी से बच सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ये मीठी बीमारी आपकी लाइफ में कड़वाहट ना लाए, तो प्लीज़ आज से ही डॉक्टर के इन टिप्स को फॉलो करिए। अगर आपके आसपास में भी किसी को डायबिटीज़ है या कोई प्री डायबिटिक है, तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइए, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करिए। और आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, ये इंटरव्यू सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा हो। और डॉक्टर आई थिंक आपको भी मतलब मज़ा आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा इस सेशन को। काफ़ी मुझे अच्छा लगा। और मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि जो आपका ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये काफ़ी अच्छा इन द सेंस कि इट इज़ स्प्रेडिंग अ रिलायबल और बहुत ही इंपॉर्टेंट हेल्थ इन्फॉर्मेशन जो है जनरल पब्लिक को, जिससे कि हम अगर अभी से इसको जो है अपने लाइफस्टाइल में अपनाना शुरू कर दें, तो आगे की जनरेशन्स के लिए लाइफस्टाइल डिजीजेस कम हो जाएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड थैंक यू ऑडियंस।